आजकल एक ट्रेंड सा बन गया है ऑफिस में जब भी जाते हैं स्मोकिंग करना, और स्मोकिंग की वजह से ही 90% मेल में इनफर्टिलिटी की दिक्कत आती है। एंड नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है नींद ना आना या सही से नींद ना लेना, और स्टार्टिंग में उन्होंने इग्नोर कर दिया इस चीज़ को, तो आगे चल के 90% चांस है कि उनका स्पर्म काउंट कम होगा। अब फ्लूइड जैसे कलेक्ट हो गया तो वहाँ पे स्वेलिंग की प्रॉब्लम आती है। कई बार पेशेंट के टेस्टिकल काफ़ी ज़्यादा बड़े हो जाते हैं, इवन जो क्रिकेट बॉल होते हैं उस साइज़ के भी हो जाते हैं। इंडिया में जो है पेशेंट को अक्सर जो ये वेरिकोसिल और हाइड्रोसिल की जो प्रॉब्लम होती है उनको मर्दानगी से देखा जाता है। पुरुषों को उनको ये लगता है कि मर्द को कभी दर्द नहीं होता, बट ऐसा नहीं है। मर्द को भी दर्द होता है, मर्द को भी बीमारी होती है। लेकिन अगर आप इसको इग्नोर करते हो, आगे चल के आपकी शादी होती है, बच्चे नहीं होते, तब समाज ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है कि 4 साल हो गए शादी को, बच्चे क्यों नहीं हो रहे। उस टाइम फिर मेरे पास पेशेंट आते हैं, बोलते हैं सर सुसाइड करने का मन कर रहा है, सर शादियाँ टूट रही हैं मेरी। अब इसके बाद ये पेशेंट इतना ज़्यादा परेशान थे कि सर इसकी वजह से मेरा इरेक्शन सही से नहीं आ रहा। जब भी मैं अपनी गर्लफ्रेंड के साथ संबंध बनाने की कोशिश करता हूँ, मैं सही से संबंध बना नहीं पाता। और कई बार इन्होंने ये भी बताया कि मेरी गर्लफ्रेंड मुझसे ब्रेकअप करने वाली है। फिर हमने उनसे बातें करी, उनको मेडिसिन दी। अब जब मेडिसिन खाई इन्होंने, फर्स्ट मंथ से ही नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का नेशनल खबर के खास प्रोग्राम में। और आज ये जो प्रोग्राम है वो खास तौर पर मेल्स के लिए डिज़ाइन किया गया है। मेल इनफर्टिलिटी, पुरुषों का बांझपन। अक्सर ये हम देखते हैं कि जब बच्चे कंसीव ना हो पा रहे हों या फिर महिलाओं में प्रेगनेंसी ना देखी जा रही हो तो महिलाओं को उस चीज़ के लिए दोषी ठहराया जाता है। हमारे देश में स्थिति यहाँ तक आ चुकी होती है कि मंदिरों में, मस्जिदों में और ना जाने कहाँ कहाँ उस महिला को मन्नत मांगने के लिए ले जाया जाता है, उसे दोषी ठहराया जाता है। शादियां टूट जाती हैं सिर्फ इस वजह से कि महिला कंसीव नहीं कर पा रही है। लेकिन अगर हम विज्ञान से इसे देखें तो ये कहा जाता है, मेडिकल साइंस ये कहता है कि मेल्स में जो है कंसीविंग का जो मुख्य कारण है वो मेल है। किस तरीके का बच्चा होगा, क्या वो लड़की होगी, वो लड़का होगा नहीं होगा, ये मेल्स पर आता है इशू। तो मेल्स इनफर्टिलिटी जो है वो हमारे देश में आज सबसे बड़ी समस्या बनती जा रही है। इसी पर आज हम चर्चा करेंगे कि इसका इलाज कैसे संभव है। और अक्सर ये भी देखा जाता है कि जो मेल्स हैं वो इस पर चर्चा नहीं करना चाहते हैं सामाजिक तौर पर। तो क्या आपको इसकी चर्चा करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, इस पर भी हम बात करेंगे। अभी हम मौजूद हैं भारत होम्योपैथी में और हमारे साथ मौजूद होंगे एक्सपर्ट डॉक्टर हिमांशु। बहुत स्वागत है सर आपका। और सबसे पहले मेरा सवाल आपसे यही है कि जो मेल्स में इनफर्टिलिटी देखी जाती है, इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण क्या होता है? मेल में जो इनफर्टिलिटी देखी जाती है इसके पीछे बहुत सारे रीजंस होते हैं। अब कोई भी पुरुष बचपन से ही इनफर्टाइल नहीं होता। लाइफ के टाइम के साथ वो कुछ ऐसी चीज़ें करते हैं जिसकी वजह से उनको इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम आती है। सबसे पहले है उनका लाइफस्टाइल। आजकल एक ट्रेंड सा बन गया है ऑफिस में जब भी जाते हैं स्मोकिंग करना, और स्मोकिंग की वजह से ही 90% मेल में इनफर्टिलिटी की दिक्कत आती है। क्योंकि जब आप स्मोकिंग करते हैं तो आपके शरीर में निकोटीन की मात्रा बढ़ती है जो कि आपके स्पर्म के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक है। और इसके साथ साथ सेकंड जो पॉइंट है वो है स्ट्रेस। आजकल हर किसी की ज़िंदगी में स्ट्रेस है। ऑफिस में बॉस की टेंशन होती है कि अगर सही से काम नहीं किया या टाइम पे काम नहीं सबमिट किया तो बॉस हमें डांटेगा, तो उस चीज़ की टेंशन होती है। घर जाओ, घर पे वाइफ की टेंशन होती है, बच्चों की टेंशन होती है। कई बार ये होता है कि बच्चों की लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें चल रही होती है जिसकी वजह से माँ बाप परेशान हो जाते हैं, वहाँ पे भी इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम आती है। तो स्ट्रेस की वजह से भी आती है। एंड नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है नींद ना आना या सही से नींद ना लेना। क्योंकि अक्सर हमने ये देखा है कि आजकल की जनरेशन नेटफ्लिक्स या फिर अमेज़न प्राइम या कुछ ऐसी ऑनलाइन चीज़ें देखते रहते हैं। अब जब वो यहाँ पे देखते हैं उनका स्क्रीन टाइम बढ़ता है। वो अब मान लीजिए 7-8 घंटे की नींद लेनी है तो वो 3-4 घंटे की नींद में ही अपना काम चला लेते हैं। अब इस वजह से क्या है कि उनका स्ट्रेस लेवल बढ़ता है। अब जैसे ही स्ट्रेस लेवल बढ़ता है, कम नींद लेने की वजह से उनकी बॉडी में कॉर्टिसोल की मात्रा बढ़ती है। अब एक बार कॉर्टिसोल बढ़ा, टेस्टोस्टेरोन कम होता है। अब जैसे ही टेस्टोस्टेरोन कम हुआ, स्पर्म प्रोडक्शन में दिक्कत आती है। तो ये सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से मेल इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम होती है। और एक और पॉइंट है जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती है, वो है कोई भी बीमारी।
जैसे कि वेरिकोसील या हाइड्रोसील। अगर पेशेंट को वेरिकोसील और हाइड्रोसील की दिक्कत है और स्टार्टिंग में उन्होंने इग्नोर कर दिया इस चीज़ को, तो आगे चल के 90% चांस है कि उनका स्पर्म काउंट कम होगा, क्योंकि स्पर्म एट द एंड आपका टेस्टिकल ही प्रोड्यूस करता है, और जब टेस्टिकल ही डैमेज है तो स्पर्म काउंट में कमी आएगी। अच्छा, वेरिकोसिल और हाइड्रोसिल का आपने जिक्र किया, इसके बारे में थोड़ा सा विस्तार से आप समझा सकते हैं, क्या समस्या है ये? वेरिकोसील में देखिए, जो ब्लड है आपका वो एक जगह इकट्ठा हो जाता है, वो सही से सर्कुलेट नहीं करता, क्योंकि जो आपकी वेन्स होती है उसमें वॉल्व्स होती है, वो वॉल्व्स जब डैमेज हो जाती है तो वहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन सही से नहीं होता और खून एक जगह इकट्ठा हो जाता है। वहीं हाइड्रोसील में जो है आपका फ्लूइड कलेक्शन हो जाता है। अब फ्लूइड जैसे कलेक्ट हो गया तो वहाँ पे स्वेलिंग की प्रॉब्लम आती है, कई बार पेशेंट का टेस्टिकल काफ़ी ज़्यादा बड़े हो जाते हैं, इवन जो क्रिकेट बॉल होती है उस साइज़ के भी हो जाते हैं। अब ये प्रॉब्लम जो है हाइड्रोसील की, ये इन्फेक्शन की वजह से हो सकती है, या फिर क्रिकेट खेलते हुए या कोई इंजरी हो जाए आपके टेस्टिकल में, इस वजह से भी हो सकती है। वहीं वेरिकोसील की बात करें तो जो मोस्ट कॉमन रीज़न है वो है कॉन्स्टिपेशन। अगर पेशेंट को इंडाइजेशन इशू है या कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है तो वेरिकोसील की दिक्कत होती है, या फिर उनकी जॉब ऐसी है जहाँ पे ज़्यादा देर खड़े रहते हैं या फिर रनिंग करते हैं, तो वहाँ पे ये प्रॉब्लम आती है कि पेशेंट को वेरिकोसील की दिक्कत हो जाती है। तो जैसे कुछ एथलीट्स होते हैं, तो क्या उनमें इसके चांसेस ज़्यादा होते हैं? एथलीट्स में चांसेस ज़्यादा होते हैं, इसके साथ साथ जिनकी जॉब ज़्यादा खड़े रहने के, जैसे पुलिस में हो गए, आर्मी में हो गए, या कई जैसे मशीन मैन हैं जिनको मशीन के आसपास ही खड़ा रहना पड़ता है, तो उन लोगों को ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है। ओके, मतलब फिर तो काफ़ी संख्या है वेरिकोसील होने की। हाँ, वेरिकोसील पहले तो इतना था कि पेशेंट को पता ही नहीं था क्या होती है, लेकिन जब आजकल मैं ओपीडी में पेशेंट देखता हूँ तो उनको आइडिया होता है कि सर मुझे वेरिकोसील की दिक्कत है। अभी भी उतना नहीं पता, बट पहले से बहुत अच्छा पेशेंट को नॉलेज मिल गई है इस बीमारी के बारे में, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा कॉमन हो रही है ये बीमारी आजकल। बिल्कुल, आपने जैसे जिक्र किया कि पेशेंट आते हैं, इसी पर सवाल ये भी बनता है कि कई ऐसे पुरुष हैं, कई ऐसे लोग होते हैं जो इसके बारे में जिक्र करने से भी या तो घबराते हैं या शर्माते हैं। उन्हें लगता है कि इस प्रॉब्लम के बारे में हम ज़्यादा ना ही बात करें तो बेहतर है। इस मानसिकता को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या धारणा है? इंडिया में जो है पेशेंट को अक्सर जो ये वेरिकोसील और हाइड्रोसील की जो प्रॉब्लम होती है उनको मर्दानगी से देखा जाता है। पुरुषों को, उनको ये लगता है कि मर्द को कभी दर्द नहीं होता, बट ऐसा नहीं है। मर्द को भी दर्द होता है, मर्द को भी बीमारी होती है। वेरिकोसील, हाइड्रोसील या जो मेल इनफर्टिलिटी की दिक्कत है, ये एक जस्ट बीमारी है। अब आप ये सोचोगे कि मैं अपने दोस्त को बता दूंगा, वो मेरा मजाक उड़ाएंगे, मैं अपनी फैमिली में बता दूंगा तो वो मेरा मजाक उड़ाएंगे, उस टाइम वो मजाक नहीं उड़ाएंगे। अगर वो जेन्युइनली आपकी केयर करते हैं तो मजाक नहीं उड़ाएंगे, वो समझेंगे कि ये एक बीमारी है। लेकिन अगर आप इसको इग्नोर करते हो, आगे चल के आपकी शादी होती है, बच्चे नहीं होते, तब समाज ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है कि 4 साल हो गए शादी को, बच्चे क्यों नहीं हो रहे। उस टाइम फिर मेरे पास पेशेंट आते हैं, बोलते हैं सर सुसाइड करने का मन कर रहा है, सर शादियाँ टूट रही है मेरी। बहुत सारे पेशेंट बोलते हैं सर मेरी शादी टूटने वाली है। तो उस स्टेज तक जाना ही क्यों है? आपको अगर वेरिकोसील या हाइड्रोसील पता चलता है या लगता है कि हाँ मेरा स्पर्म काउंट कम हो रहा है, आप स्टार्टिंग में ट्रीटमेंट लीजिए, इस चीज़ को सही करिए। अब सेकंड पॉइंट है कि एक लैक ऑफ अवेयरनेस, पेशेंट को अवेयरनेस भी कम है। अक्सर इंडिया में ये माना जाता है कि बच्चे नहीं हो रहे महिलाओं की गलती है, फीमेल की गलती है कि बच्चे नहीं हो रहे। गाँव में आज भी माना जाता है कि बच्चे नहीं हुए महिलाओं में कोई कमी होगी, ठीक है, बट ऐसा नहीं है। और इसी वजह से फिर पुरुष अपना टेस्ट नहीं कराते। मेरा मानना है 50% मेल भी रिस्पॉन्सिबल है इस चीज़ के लिए और 50% फीमेल भी रिस्पॉन्सिबल है। अगर फीमेल में दिक्कत है, फीमेल का ट्रीटमेंट कराइए। अगर मेल में दिक्कत है तो आप अपना टेस्ट कराइए। आप ये मत समझिए कि आपकी वाइफ को ही दिक्कत है। इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम पुरुषों में आजकल ज़्यादा आ रही है, और जब पुरुषों में ये दिक्कत है, वो टेस्ट नहीं कराएंगे, वो बेकार में महिलाओं को ब्लेम करते हैं, और फिर बाद में जाके उनका स्पर्म काउंट कम होता है, फिर तब तक काफ़ी देर हो चुकी होती है। तो इसीलिए जी, तो कई बार ये भी देखा जाता है जो जिम जाने वाले जो बॉयज़ होते हैं या पुरुष हैं, उनमें भी इस तरीके की समस्याएं होती हैं। इस पर आपका क्या कहना है? जो जिम जाते हैं वो स्टेरॉइड लेते हैं, और स्टेरॉइड एक ऐसी मतलब ख़तरनाक चीज़ है, अगर आप रेगुलर बेस पे ले रहे हो आपकी बॉडी बिल्कुल ही बेकार हो जाती है। आपकी सेक्सुअल पावर कम हो जाती है, आपकी स्पर्म की क्वालिटी कम हो जाती है, क्योंकि अक्सर आजकल ट्रेंड चल रहा है बॉडी बनाने का। इंजेक्शन लगवा लेते हैं, स्टेरॉइड ले लेते हैं बिना डॉक्टर की सलाह के। अगर जिम ट्रेनर ने बोल दिया आप ये प्रोटीन खाओ, वो प्रोटीन ले लेते हैं, भले उसका बॉडी में उतना यूटिलाइज नहीं हो रहा।
अब अगर प्रोटीन आप ले रहे हो, उतना वर्कआउट नहीं कर रहे, वो बॉडी में यूटिलाइज नहीं हो रहा, तो फिर वो यूरिन के रास्ते बाहर आएगा, फिर आपकी किडनी को काम करना पड़ेगा, वहाँ पे आपकी किडनी भी डैमेज होती है और साथ में फिर आपको मेल इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम भी आती है और स्पर्म काउंट भी कम होता है। बिल्कुल। इसका इलाज क्या संभव है और कैसे संभव है, इसके बारे में बताएं। इसका इलाज यही है कि आप होम्योपैथिक मेडिसिन ट्राई करिए। ठीक है, होम्योपैथिक मेडिसिन का ये फ़ायदा है कि कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता, प्लस ये है कि रीअकरेंस के चांसेस भी नहीं होते। अगर आप होम्योपैथिक दवाइयाँ लेते हैं तो आपकी जो प्रॉब्लम है वो जड़ से ख़त्म हो जाती है। और वहीं अगर वेरिकोसील या हाइड्रोसील के लिए अगर आप सर्जरी कराते हैं तो फिर वहाँ पे रीअकरेंस के चांस होते हैं, प्लस अदर कॉम्प्लिकेशंस भी आते हैं। अच्छा, इसकी सर्जरी अगर हम कराते हैं या कोई भी कराए तो रीअकर हो सकता है? जी, ठीक है। और अगर होम्योपैथी से इलाज लिया जाए तो वो रीअकर नहीं होगा? परमानेंट सॉल्यूशन है, वो दोबारा प्रॉब्लम नहीं होगी। अच्छा, ये परमानेंट एक सॉल्यूशन हो सकता है। ठीक है। इसमें क्या डाइट का भी कोई रोल आता है कि किस तरीके का खान पान होना चाहिए, कैसा लाइफस्टाइल होना चाहिए? हाँ, देखो, अब भारत होम्योपैथी में जो भी पेशेंट आते हैं जिनको वेरिकोसील के लिए मैं मेडिसिन देता हूँ, उसके साथ साथ मैं उनको डाइट चार्ट भी बताता हूँ और साथ में उनकी लाइफस्टाइल के बारे में भी बताता हूँ। क्योंकि मेरा मानना है या भारत होम्योपैथी के डॉक्टर्स का मानना है कि किसी भी बीमारी को ठीक करने के लिए दवाइयाँ आपकी 70 से 80% काम करेगी, जो 15 से 20% जो है वो आपकी डाइट का, आपकी लाइफस्टाइल का रोल होता है। अब एक एग्जांपल लीजिए, किसी को वेरिकोसील की प्रॉब्लम है। अब मान लीजिए वो पेशेंट मेरे पास आता है मेडिसिन लेने, मैं उनको ये बोलता हूँ कि आपको बाइक नहीं चलानी, क्योंकि बाइक चलाने से ये प्रॉब्लम एग्रावेट करती है। अब पेशेंट की जॉब ऐसी है कि बाइक चलानी पड़ेगी, तो जो पेशेंट 3 महीने में ठीक होने वाले होते हैं उनका फिर एक्सटेंड हो जाता है, 4-5 महीने लग जाते हैं, क्योंकि जॉब भी नहीं हम बंद करवा सकते। पैसे आएंगे तभी पेशेंट भी दवाइयाँ ले सकता है और तभी वो अपना ध्यान भी रख सकता है। तो यही बात है कि जो आपका लाइफस्टाइल है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। साथ में अगर मैं पेशेंट को बोलता हूँ कि आपको आइस मसाज करनी है अपने टेस्टिकल के आसपास वेरिकोसील के केस में, ठीक है, अगर पेशेंट उसको करते हैं तो जल्दी इम्प्रूवमेंट आता है। अगर पेशेंट उसको नहीं करते, चीज़ें फॉलो अच्छे से नहीं करते, तो फिर लेट इम्प्रूवमेंट आता है। और वही बात करें हम डाइट की, तो डाइट में जैसे मैंने अभी बताया है कि मेन रीज़न वेरिकोसील का होता है कॉन्स्टिपेशन, कब्ज़ की वजह से। अब आपको ऐसी चीज़ें खानी है जिसकी वजह से कब्ज़ ना हो, जो ईज़िली डाइजेस्ट हो जाए, जैसे कि मोटे अनाज ले सकते हैं, नॉनवेज बिल्कुल अवॉइड करना है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम पेशेंट को देते हैं। भारत होम्योपैथी में डॉक्टर्स पेशेंट को देते हैं, कस्टमाइज्ड डाइट चार्ट देते हैं, कस्टमाइज्ड मेडिसिन देते हैं। तो अगर पेशेंट उन सारी चीज़ों को फॉलो करते हैं तो वो भी बाकी पेशेंट की तरह बिल्कुल अपनी रिकवरी कर पाते हैं और उनकी बीमारी भी जड़ से ख़त्म हो जाती है। मेन फर्टिलिटी का एक सबसे बड़ा कारण स्पर्म काउंट कम होना भी हो सकता है, राइट? तो उससे क्या बढ़ाया जा सकता है? इज इट पॉसिबल? स्पर्म काउंट कम होना मेल इनफर्टिलिटी का वन ऑफ द मोस्ट बिगेस्ट रीज़न है, उसको बिल्कुल बढ़ाया जा सकता है। बट डिपेंड ये करता है कि उसका मेंटेनेंस कॉज क्या है, मतलब वो स्पर्म काउंट कम क्यों हुआ है। अगर कोई ब्लॉकेज है तो उस केस में तो फिर कोई वो नहीं है, क्योंकि आपको ब्लॉकेज हटानी पड़ेगी। लेकिन अगर आपकी जो प्रॉब्लम है वो वेरिकोसील या हाइड्रोसील की वजह से हुई है तो फिर आपको उस बीमारी को ठीक करना है। और यहाँ पे मैं एक चीज़ और बता देता हूँ कि अगर आप वेरिकोसील या हाइड्रोसील के लिए सर्जरी कराते हैं तो वहाँ पे क्या होता है कि आपकी जो वेन्स होती है उसको सर्जन कट करते हैं। अब वहीं पे एक आपकी और वो जारी होती है वेन, जिसका नाम है स्पर्मेटिड कॉर्ड। अब जैसे ही वहाँ पे वो कट करते हैं, कई बार गलती से वो भी कट हो जाती है, जिसकी वजह से आगे आपको इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम आती है। पहला नुकसान सर्जरी का। दूसरा, रीअकरेंस के चांस होते हैं। अब आप हर 6 महीने में सर्जरी तो कराओगे नहीं, तो वही बात है कि सर्जरी कोई इसका परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। सर्जरी एक लास्ट ऑप्शन होना चाहिए जब आपकी फैमिली प्लानिंग पूरी हो चुकी हो, आपके 2-3 बच्चे हो चुके हो और आपको लाइफ में बस कुछ नहीं चाहिए, चाहिए कि बस हाँ मेरी ये प्रॉब्लम ठीक हो जाए। लेकिन अगर आपको अपनी बीमारी को जड़ से ठीक करना है तो फिर वही है भारत होम्योपैथी की मेडिसिन, साथ में डाइट चार्ट और जो डॉक्टर्स यहाँ पे रेगुलर फॉलोअप लेते हैं पेशेंट का, इन सारी चीज़ों का अगर कॉम्बिनेशन बैठता है तब जाके फिर पेशेंट ठीक होते हैं और ठीक हो रहे हैं। कितना समय लग जाता होगा किसी भी पेशेंट को, चाहे वो वेरिकोसेल से उन्हें इशू हो या हाइड्रोसेल्स का इशू हो, कितना समय लगता है? ये डिपेंड करता है पेशेंट पे। अगर पेशेंट स्टार्टिंग स्टेज में आ जाते हैं कि सर मुझे ये दिक्कत है, ठीक है, ग्रेड 1 का वेरिकोसेल है, स्टार्टिंग में ग्रेड 1 से ही होती है, तो फिर वो 3 महीने में रिकवर कर जाते हैं आराम से। लेकिन पेशेंट यहाँ पे गलती ये करते हैं कि जैसे उनको वेरिकोसेल डिटेक्ट हुआ
उनके घर वाले बोलते हैं आप सर्जरी करा लो या आप एलोपैथिक डॉक्टर को दिखाओ। अब वो अपने घर के आसपास एलोपैथिक डॉक्टर के पास जाते हैं, वहाँ पे वो अपनी रिपोर्ट दिखाते हैं, उनको दिखता है कि ग्रेड 1 वेरिकोसील है। डॉक्टर उनको बोलते हैं कि कोई बात नहीं, आप ये मेडिसिन लो, ठीक हो जाओगे। अब डॉक्टर वहाँ पे क्या करता है, उनको पेन किलर देता है, क्योंकि वेरिकोसील में पेशेंट पेन से बहुत ज़्यादा परेशान होता है। अब जब वो पेन किलर खाता है 4 दिन में उनको आराम मिलता है। पेशेंट को ये लगता है मेरी प्रॉब्लम ठीक हो रही है, बट वहाँ प्रॉब्लम उनकी ठीक नहीं होती, वो पैलिएट करते हैं। अब उनकी प्रॉब्लम ठीक नहीं हो रही, बट वो फिर भी पेन किलर खा रहे हैं, मल्टीविटामिन्स भी देते हैं, वो भी खा रहे हैं। अब इसकी वजह से उनकी प्रॉब्लम एग्रावेट होती है, धीरे धीरे वो बढ़ती जाती है। जब वो 3-4 महीने बाद दवाइयाँ बंद करते हैं, टेस्ट कराते हैं, वही ग्रेड 1 उनका ग्रेड 4 आ चुका होता है। अब उनको डर लगता है, अब उनको लगता है कि ये मैंने क्या गलती करी। उसके बाद फिर वो सेम डॉक्टर के पास जाते हैं पूछने के लिए कि आपने तो बोला था ठीक हो जाऊंगा। फिर डॉक्टर बोलते हैं कि नहीं हो पाए, कोई बात नहीं, आप सर्जरी करा लो। पेशेंट को यहाँ पे थोड़ा समझदारी से काम लेना चाहिए कि स्टार्टिंग में ही अगर आप होम्योपैथिक डॉक्टर के पास जाओगे तो जो आपका ग्रेड 1 वेरिकोसील था वो ग्रेड 4 तक नहीं जाएगा और आप स्टार्टिंग में ठीक हो जाएंगे। अब एक बार जब आप एलोपैथिक डॉक्टर के पास जाते हैं, ग्रेड 4 वेरिकोसील आ गया, तो वहाँ पे फिर पेशेंट का स्पर्म काउंट भी कम होने लगता है। एक तो वेरिकोसील की दिक्कत, दर्द से परेशान, और फिर साथ में उनका स्पर्म काउंट कम होता है। तो ये सारी चीज़ें जब मिलती है तो पेशेंट बहुत ज़्यादा परेशान होता है। और ओपीडी में जब आते हैं तो बस पूछिए मत, कई पेशेंट तो रोने लग जाते हैं कि सर मेरे साथ गलत हुआ है, ग्रेड 4 तक पहुंच गया, मैं पहले ठीक हो सकता था। बिल्कुल सही है। अच्छा डॉक्टर हिमांशु, मेरा आखिरी सवाल आपसे और होगा कि सक्सेस रेट क्या है यहाँ पर भारत होम्योपैथी में? तमाम जो पेशेंट्स आ रहे हैं, इलाज ले रहे हैं, और होम्योपैथ का खास तौर पे इलाज ले रहे हैं, तो इसके सक्सेस रेट क्या है? देखिए, भारत होम्योपैथी में जो भी पेशेंट मेडिसिन ले रहे हैं, हम उनको कस्टमाइज्ड मेडिसिन देते हैं, उनके सिम्टम्स के अकॉर्डिंग देते हैं। अभी एट प्रेजेंट भी मैं आपको कुछ पेशेंट की रिपोर्ट भी शेयर करूंगा, जिनमें आप देख सकते हो कि पेशेंट का वेरिकोसील कितनी जल्दी ठीक हुआ है। वेरिकोसील के साथ साथ हाइड्रोसील की अगर प्रॉब्लम है वो भी कितनी जल्दी ठीक हुई है, और स्पर्म काउंट भी कैसे बढ़ा है। तो एक बार मैं आपके साथ रिपोर्ट शेयर कर देता हूँ ताकि आपको भी एक पॉजिटिविटी आए कि हाँ, ये प्रॉब्लम बिना सर्जरी के ठीक हो सकती है। ये देखिए, ये एक रिपोर्ट है राहुल जी की, ये किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी की रिपोर्ट है। ये उत्तर प्रदेश का सबसे अच्छा गवर्नमेंट हॉस्पिटल है। यहाँ पे राहुल जी ने अपना टेस्ट कराया था। इस रिपोर्ट में आप देख सकते हैं 30 नवंबर 2022 की ये रिपोर्ट है। आज से लगभग 2.5-3 साल पहले की ये रिपोर्ट है। अब यहाँ पे पेशेंट को जो है लेफ़्ट साइड में ग्रेड 4 और राइट साइड में ग्रेड 2 वेरिकोसील बताया गया है, यानी कि दोनों साइड इनके वेरिकोसील की दिक्कत आई थी। पेशेंट ने एलोपैथिक मेडिसिन ली, साथ में उसके बाद आयुर्वेदिक मेडिसिन भी ट्राई करी, कोई आराम नहीं मिला, कुछ नहीं मिला। थक हार कर पेशेंट ने हमारी वीडियोस देखी यूट्यूब पे। उसके बाद इन्होंने हमसे कांटेक्ट किया, फिर हमने इनका प्रॉपर केस टेकिंग किया, सारी चीज़ें अच्छे से एक्सप्लेन करी, पूरा इनका ट्रीटमेंट प्रोसेस बताया। उसके बाद जब इन्होंने मेडिसिन खाई, 3 महीने 4 महीने दवाइयाँ खाई, उसके बाद फिर मैंने बोला कि एक बार आप टेस्ट करा लीजिए। तो ये आप 23 दिसंबर 2024 की रिपोर्ट देख सकते हैं। पेशेंट का जो दोनों साइड वेरिकोसील था, लेफ़्ट साइड ग्रेड 4, राइट साइड ग्रेड 2, वो बिल्कुल रिकवर हो चुका है भारत होम्योपैथी की कस्टमाइज्ड मेडिसिन से। ठीक है। ये तो एक पेशेंट की बात हुई, ठीक है। इसके बाद एक और पेशेंट है जिनका नाम है कृष्णा मीना, ठीक है। ये राजस्थान के रहने वाले हैं। इनको ग्रेड 2 वेरिकोसील था लेफ़्ट साइड में, और दोनों साइड में इनको इंग्वाइनल हर्निया की भी दिक्कत थी। ये रही पेशेंट की रिपोर्ट, आप देख सकते हैं, ठीक है। लेफ़्ट साइड ग्रेड 2 वेरिकोसील एंड बायलेटरल इंग्वाइनल हर्निया। अब इसके बाद ये पेशेंट इतना ज़्यादा परेशान थे कि सर इसकी वजह से मेरा इरेक्शन सही से नहीं आ रहा। जब भी मैं अपनी गर्लफ्रेंड के साथ संबंध बनाने की कोशिश करता हूँ, मैं सही से संबंध बना नहीं पाता। और कई बार इन्होंने ये भी बताया कि मेरी गर्लफ्रेंड मुझसे ब्रेकअप करने वाली है। फिर हमने इनसे बातें करी, इनको मेडिसिन दी। अब जब मेडिसिन खाई इन्होंने, फर्स्ट मंथ से ही इनको काफ़ी आराम मिलने लगा। अब जब फर्स्ट मंथ से आराम मिलने लगता है पेशेंट को, तो पेशेंट का ट्रस्ट बिल्डअप होता है कि जहाँ 1 साल तक उनको कोई आराम ही नहीं मिल रहा था, फिर हमने मेडिसिन दी, उससे उनको आराम मिला। उसके बाद फिर उन्होंने 4-5 महीने दवाइयाँ खाई। फिर मैंने बोला कि एक बार आप टेस्ट कराइए। अब टेस्ट में आप देखिए, जो उनका बायलेटरल इंग्वाइनल हर्निया था और लेफ़्ट साइड में वेरिकोसील था, बिल्कुल नॉर्मल हो चुका है। यहाँ पे देखिए, कुछ एबनॉर्मेलिटी नहीं है, सब पूरी रिपोर्ट नॉर्मल है। और इनकी केस स्टडी हमने अपनी यूट्यूब चैनल पे भी डाल रखी है। आप में से जो भी लोग देखना चाहें जाकर देख सकते हैं।
तो डॉक्टर हिमांशु, जैसे हम लगातार बात कर रहे हैं होम्योपैथी के ट्रीटमेंट के बारे में, होम्योपैथी बहुत जगह आज देश में अलग अलग संस्थाएं मौजूद हैं, अलग अलग शहरों में मौजूद है, अलग अलग राज्यों में मौजूद है, लेकिन क्या होम्योपैथी, जब भारत होम्योपैथी की बात आती है तो क्या यहाँ पर कुछ ऐसा अलग है? बिल्कुल अलग है, क्योंकि बहुत सारे जो होम्योपैथ जैसा आप बता रहे हैं उनमें से आप ये समझिए बहुत लोगों के पास डिग्री भी नहीं है। आप कई सारे ऐसे भी हैं होम्योपैथ जो गांव में जाके प्रैक्टिस कर रहे हैं बट उनके पास कोई डिग्री नहीं है, वो क्लियरली झोला छाप डॉक्टर है। अब बाकी जो जिनके पास डिग्री है वहाँ भी जो डॉक्टर्स हैं वो अपने हिसाब से पेशेंट को ट्रीटमेंट करते हैं, वो होम्योपैथी के जो प्रिंसिपल हैं उनको फॉलो नहीं करते हैं। कई डॉक्टर करते होंगे बट कई नहीं भी करते। अब भारत होम्योपैथी क्या ऐसा खास करता है जो यहाँ पे पेशेंट जल्दी रिकवर करते हैं और परमानेंट ठीक होते हैं? तो यहाँ पे जो है हम पेशेंट का केस टेकिंग करते हैं अच्छे से, पेशेंट जो भी सिम्टम्स बताते हैं उनको अच्छे से नोट डाउन किया जाता है। इसके साथ साथ हम जो उनकी मेडिसिन्स हैं पेशेंट के सिम्टम्स के अकॉर्डिंग कस्टमाइज़ करते हैं। अगर जैसे आप एक एग्जांपल लीजिए, वेरिकोसील होने के बहुत सारे रीजंस होते हैं। किसी को कब्ज़ की वजह से ये प्रॉब्लम होती है, किसी को लॉन्ग स्टैंडिंग की वजह से होती है कि ज़्यादा देर खड़े रहना पड़ता है। अब जब दोनों पेशेंट का वेरिकोसील होने का रीज़न अलग अलग है तो दवाइयाँ सेम क्यों जाएगी? यही भारत होम्योपैथी करता है अपने पेशेंट के साथ कि जब कॉज अलग है, जब वेरिकोसील या बीमारी होने का जब कारण अलग है तो फिर उनकी दवाइयाँ भी अलग ही जाती है। तो इसीलिए यहाँ पे रेट जो है सक्सेस रेट काफ़ी अच्छा है। और इतना ही नहीं, इसके साथ हम पेशेंट को डाइट चार्ट देते हैं, उनको बताते हैं कि ये चीज़ें आपको करनी है, ये चीज़ें नहीं करनी। और साथ में जब पेशेंट मेडिसिन लेके जाते हैं तो बहुत सारे डॉक्टर ये करते हैं कि पेशेंट को भूल जाते हैं। बिल्कुल सही। मेडिसिन लेके गए, डॉक्टर ये सोचता है कि चलो हमारा काम हो गया, बट नहीं, वहाँ से हमारा काम स्टार्ट होता है। जब पेशेंट मेडिसिन लेके जाते हैं उसके बाद भी हम रेगुलर उनका फॉलोअप लेते हैं। अगर पेशेंट विजिट नहीं कर सकते ओपीडी तो हम ऑन कॉल फॉलोअप लेते हैं, ताकि पेशेंट से पूछते हैं कि दवाइयाँ टाइम से ले रहे हो, कोई दिक्कत तो नहीं है। कई बार पेशेंट को बीच बीच में कोई एक्यूट बीमारी भी हो जाती है जैसे सर्दी जुकाम की, तो वहाँ पे पेशेंट दवाइयाँ बंद कर देते हैं, लेकिन हम वहाँ पे पेशेंट को गाइड करते हैं कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना। उसके साथ साथ टाइम टू टाइम जब फॉलोअप होता है तो पेशेंट का एक ट्रस्ट बिल्ड होता है कि हाँ डॉक्टर मेरी केयर कर रहे हैं, मेरे बारे में पूछ रहे हैं। तो वो फिर एक वही कहते हैं ना कि अगर इंसान मन से ठीक हो जाता है तो 50% वहीं रिकवरी हो जाती है। तो पेशेंट का जब पॉजिटिविटी आती है तो उनको यही लगता है कि हाँ मैं ठीक हो रहा हूँ, डॉक्टर भी मेरा ख्याल रख रहे हैं, प्लस वो दवाइयाँ भी टाइम से ले रहे हैं। और बीच में अगर उनको कोई एग्रावेशन होती है या कोई बीमारी होती है तो भी पेशेंट डायरेक्ट हमसे शेयर करता है, तो उसका भी सॉल्यूशन मिल जाता है। तो ये सारा कॉन्सेप्ट है, ये सारा हम अपने पेशेंट के साथ फॉलो करते हैं जो बहुत सारे डॉक्टर नहीं करते हैं। तो इस वजह से पेशेंट का रिजल्ट अच्छा आता है, पेशेंट की रिकवरी होती है और उनकी जो प्रॉब्लम है वो जड़ से ख़त्म हो जाती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये है कि रिजल्ट्स तो यहाँ पर हैं, बिल्कुल सही है। और मेरा सवाल आखिरी आपसे और होगा कि कोई मैसेज या कोई टिप या कोई सजेशन आप व्यूअर्स के लिए देना चाहेंगे प्लीज़? मैं जो भी ये वीडियो देख रहे हैं मैं उनको यही बोलता हूँ कि आपको अगर मेल इनफर्टिलिटी की दिक्कत है या वेरिकोसील हाइड्रोसील की दिक्कत है तो आप पहले पेशेंट नहीं हैं और आप आखिरी पेशेंट भी नहीं है। ये आपकी मर्दानगी पर कोई सवाल नहीं है। आप इसको नॉर्मल बीमारी की तरह लीजिए। आप इसको बस इतना समझिए कि जैसे आप बीपी, शुगर या पेट की बीमारी को समझते हैं वैसे ही ये एक बीमारी है। आपको कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट करिए। आप एक चीज़ बस आप याद रखिएगा कि डॉक्टर और वकील से कुछ नहीं छुपाना होता। आप जब तक किसी को बताएंगे नहीं, सामने वाले से अपनी डिटेल शेयर नहीं करेंगे, तब तक उनको आपकी प्रॉब्लम के बारे में पता नहीं चलेगा। और एक बार जब आप अपनी प्रॉब्लम डॉक्टर से शेयर करते हैं तो आपको भी अच्छा लगता है, आपको भी लगता है कि हाँ मेरे अलावा और कोई है जो मेरा ध्यान रख सकता है। तो वही भारत होम्योपैथी अपने पेशेंट के साथ करता है। उनकी प्रीवेसी का हम बिल्कुल ध्यान रखते हैं और साथ में उनको हम ऐसी दवाइयाँ देते हैं जिससे उनकी ये प्रॉब्लम ठीक हो जाती है। लाखों पेशेंट की तरह आप भी ठीक हो सकते हैं। बस आपको ये करना है कि आपको अपनी प्रॉब्लम एटलीस्ट शेयर करनी है, क्योंकि जब तक शेयर नहीं करोगे तब तक किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। और जैसे लाखों पेशेंट ठीक हुए हैं आप भी ठीक हो सकते हो। आपकी वाइफ भी प्रेग्नेंट हो सकती है और आप भी फादर बन सकते हैं। यही मेरा आपसे लास्ट मैसेज है कि आपकी जो भी प्रॉब्लम है आप एटलीस्ट शेयर करिए, अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट करिए। घर में बैठने से या किसी को ना शेयर करने से प्रॉब्लम और आपकी बढ़ेगी। बिल्कुल। थैंक यू सो मच डॉक्टर हिमांशु फॉर दिस इन्फॉर्मेशन। थैंक यू सो मच सर।
तो ये थी पूरी जानकारी मेल इनफर्टिलिटी को लेकर। और जिस तरीके से बार बार इस पूरे प्रोग्राम के दौरान जिक्र किया गया है कि क्योंकि मेल्स या जो भी लोग हैं, जो भी पेशेंट्स हैं, वो इस प्रॉब्लम को छिपाते हैं, तो इस प्रॉब्लम को छिपाने से बेहतर है कि अपनी जो भी दिक्कतें हैं वो डॉक्टर से साझा कीजिए। और अगर आपके मन में कोई भी सवाल हो तो आप ज़रूर पूछें। और ऐसी तमाम खबरों के लिए आप नेचुरल खबर के साथ बने रहें।